नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड की खबरों की ओर रुख करेंगे। मौसम खराब होने के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। ऐसे मुख्यमंत्री धामी को किच्छा के धौरा डैम और शांतिपुरी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचना था और इसी के लिए धामी के हेलीकॉप्टर को शांतिपुरा खेल मैदान में उतारना था, लेकिन खराब मौसम होने के चलते मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को पंतनगर एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, काफी समस्या का उन्हें सामना यहाँ पर करना पड़ा है। जहां इमरजेंसी लैंडिंग के बाद उनका काफिला आगे के लिए रवाना किया। उसके बाद आपको बता दें, दरअसल एक जन चौपाल में उन्हें हिस्सा लेना था, जहां वर्चुअल रैली करना था और आज जोर शोर से बीजेपी की तरफ से प्रचार किया जा रहा है। आगामी चुनाव को देखते हुए हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी भी उस रैली में थे, जहां पर वर्चुअली उन्होंने जनता से संवाद किया है और संबोधित किया है। आपको बता दें, आने वाले चुनावों को देखते हुए लगातार बीजेपी और तमाम पार्टियां तेजी के साथ प्रचार कर रही हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दूरदर्शन पर उनका अपमान करने का आरोप लगा दिया है। दरअसल एक कार्यक्रम में बुलाने और फिर उनकी बात नहीं सुनने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि दूरदर्शन जैसी संस्थाएं इस तरीके से अपनी साख को बट्टा लगा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दूरदर्शन जैसी संस्थाएं एक तरफा भाषण भाजपा दर्शन के रूप में अपने को पेश करेंगी तो देश के लोकतंत्र का भगवान ही मालिक है। अपनी एक फेसबुक पोस्ट में भी पूर्व सीएम हरीश रावत ने दूरदर्शन पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन में उन्हें एक बड़ी ख्वाहिश से डिस्कशन कार्यक्रम उत्तराखंड का रण में बुलाया गया था, लेकिन अंतोगत्ता वहां पर दूरदर्शन ने अपने आप को भाजपा दर्शन सिद्ध कर दिया। उन्होंने कुछ सवाल पूछे, जब मैंने जवाब देकर कहा कि जो आदेश वो कहते हैं 2016 में निकाला, उस आदेश को 5 साल तक कहां छुपा कर रखा गया था। चुनाव के वक्त जब प्रदेश में आचार संहिता लागू है, एक झूठा कागज दिखाकर हमारे ऊपर आरोप थोपने का काम किया जा रहा है। जब लगा कि यह आरोप नहीं चल पाएगा तो दूसरे आरोप लगा दिए। साथ ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आरोप लगाया गया। जब यहां पर यह आरोप भी नहीं टिक सका तो उनकी एक फोटो वायरल कर दी गई। इसमें उन्हें दाढ़ी, मूछ और मुस्लिम टोपी पहनाए जाने का जो है दिखाया गया है चित्र। साथ ही इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग ने भी उन्हें फटकार लगाई। तो वहीं अपने उत्तराखंड दौरे के तीसरे दिन मंगलवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से एक बार चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के वादों को फिर से दोहराया और उन्होंने कहा कि हमारे पास उत्तराखंड का विकास करने का एजेंडा है। गौरतलब है कि केजरीवाल रविवार को हरिद्वार पहुंचे थे। मंगलवार को उनके हरिद्वार दौरे का तीसरा दिन है और मंगलवार को उन्होंने भाजपा और कांग्रेस की सरकारों को आड़े हाथ लिया है। उत्तराखंड की जनता से किए गए अपने वादों को एक बार फिर से केजरीवाल ने दोहराया। कहा कि अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार आई तो हम गांव-गांव स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल और शिक्षा देंगे। हम बच्चों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी बच्चों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। साथ ही राज्य में 24 घंटे बिजली देंगे, सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने अब तक भाजपा को 11-12 साल दिए हैं। भाजपा ने आपको क्या दिया? आपके लिए कुछ किया है क्या? आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए क्या कुछ किया? इस बार भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री और बदल दिए। जब मुख्यमंत्री बार बार बदलेंगे तो काम क्या होगा? तो वहीं उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र एक बार फिर से टल गया है। अब मंगलवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इधर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का भी इंतजार किया जा रहा है। आपका घोषणा पत्र तो जारी नहीं किया गया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी 10 चुनावी घोषणाएं सामने रखकर मुख्य घोषणा पत्र का ट्रेलर दिखा दिया है। भाजपा ने घोषणा पत्र जारी करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। सभी 70 विधानसभा सीटों से हजारों की संख्या में सुझाव भी प्राप्त किए गए थे, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने के मामले में पार्टी कांग्रेस से पिछड़ गई है। कांग्रेस ने न सिर्फ घोषणा पत्र जारी किया, बल्कि सोमवार को उसने सरकार गठन के बाद घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाने के लिए एक अलग ही मंत्रालय बनाने का भी ऐलान कर दिया। इधर बार बार घोषणा पत्र टाले जाने से भाजपा की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं।
प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने तो फरवरी को घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया था। उसके बाद पार्टी ने 7 फरवरी की तारीख तय की थी और इस तारीख पर घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है और अब पार्टी 8 फरवरी को भी घोषणा पत्र जारी नहीं कर रही। माना यह जा रहा है कि अब 9 फरवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक घोषणा पत्र तैयार हो चुका है और यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होगा। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया है कि घोषणा पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा। और उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही समय में होने वाले हैं, कुछ ही दिन बच गए हैं। ऐसे में राज्य में चुनाव प्रचार अभियान भी जोरों पर है। अब चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उतरेंगे और उत्तराखंड में उनकी फिजिकल जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। आगामी 10, 12 और 11 फरवरी को पीएम मोदी की जनसभाएं होंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री श्रीनगर, अल्मोड़ा और रुद्रपुर में रहेंगे दौरे पर, जहां पर वो जनसभाएं करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड के लिए दौरा तय करेंगे। और अब साथ ही आपको बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ 10 फरवरी को कोटद्वार, खटीमा और रुड़की आएंगे। और पंजाब में वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा घोषित कर कांग्रेस ने उत्तराखंड में भी सुगबुगाहट बढ़ा दी है। इस मामले में खुलकर तो नहीं कोई कुछ कह रहा, लेकिन अंदर खाने कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर चर्चा जरूर है कि पंजाब में सीएम का चेहरा घोषित किया जा सकता है, तो फिर उत्तराखंड में क्यों नहीं। दूसरी तरफ पार्टी ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड में सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कई मौकों पर खुद को सीएम चेहरे के तौर पर पेश कर चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि उनके एक ट्वीट के बाद उठे बवाल के बाद उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन वो सीएम फेस नहीं है। पंजाब में वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा घोषित किए जाने को लेकर उन्होंने ऐतिहासिक कदम बताया है, लेकिन उत्तराखंड में परिप्रेक्ष्य में फिर से वही बात दोहराई गई कि सत्ता में आने पर विधायक दल अपना नेता चुनकर नाम हाईकमान को भेजेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान की ओर से ही लिया जाएगा। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण में गिरावट आने के बाद अब शासन ने भी राजनीतिक दलों को राहत दी है। सोमवार को ही मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कई नए मानक चालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी की है और इसके तहत अब राजनीतिक दल और प्रत्याशी सुबह 8 से रात के 8 बजे तक प्रचार कर सकेंगे। तो वहीं हॉल के भीतर सभा करने पर 50% व्यक्तियों और खुले में सभा करने पर मैदान की क्षमता के 30% व्यक्तियों के जमा होने की इजाजत दे दी गई है। एसओपी में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग की ओर से समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों में प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। खुले मैदान में प्रत्याशियों के लिए 1000 लोगों की बाध्यता नहीं है। मैदान की क्षमता का 30% या फिर उस जिले के डीएम की ओर से निर्धारित संख्या में नेता जनसभाएं कर सकते हैं। इसी प्रकार से इंडोर हॉल में भी अब 500 लोगों का नियम नहीं होगा। इसके बजाय हॉल की क्षमता के 50% लोगों के साथ साथ सभा की जा सकेगी। और कॉर्बेट पार्क के निकट सुंदरखाल क्षेत्र के निवासियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत अब तक बिजली, पानी, मोबाइल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने वन सचिव और प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड को नोटिस जारी किया है। अदालत ने यह अधिकार सुंदरखाल के ग्रामीणों को अब तक न दिए जाने का कारण स्पष्ट करने के लिए कहा। मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत गुप्ता और आर सुब्रमण्यम की पीठ में हुई है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। वत्सल फाउंडेशन की सचिव श्वेता मासीवाल, सदस्य मनीषा आर्या समेत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को सुंदरखाल के ग्रामीणों को जमीन के बदले जमीन देकर उनके पुनर्वास का प्रस्ताव 4 सप्ताह में कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
बता दें कि ग्रामीणों को प्रति परिवार मात्र 10 लाख रुपए दिए जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को याचिकाकर्ता वत्सल फाउंडेशन ने चुनौती दी थी। और उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार अब कम हो रही है। आज सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 624 नए मामले सामने आए, तो वहीं कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई। इधर 4062 मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब राज्य में कोरोना के 12,239 सक्रिय मामले हैं। उत्तराखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की बात अगर की जाए तो करीब 12,239 लोग सक्रिय हैं और इसमें देहरादून में सबसे अधिक 6,152 सक्रिय मामले सामने आए। इसके अलावा पौड़ी में 1,934, रुद्रप्रयाग में 591, चमोली में 520, नैनीताल में 317, हरिद्वार में 607 और उधम सिंह नगर में 329 सक्रिय केसेस हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देहरादून में सबसे अधिक 193 लोग संक्रमित हुए हैं और इसके अलावा हरिद्वार में 63, नैनीताल में 49, अल्मोड़ा में 78, उधम सिंह नगर में 92, पौड़ी में 55, टिहरी में 8, उत्तरकाशी में 19, पिथौरागढ़ में 10, रुद्रप्रयाग में 37, चंपावत में 4, चमोली में 8, बागेश्वर में 8 लोग संक्रमित मिले हैं। इधर विभिन्न जिलों से 24,203 सैंपल्स कोरोना जांच के लिए भी भेजे जा चुके हैं।